डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्टडी किया कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के अंतर्गत जो यह कहा जाता है कि यह न्यूली है 50 इयर्स पहले लगभग जो है पूरे ग्लोबल लिंकिंग बना। लेकिन इसके अगेंस्ट में मैंने एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए थे जो यह सिद्ध करता है कि उस समय भी एंशियंट टाइम में भी लोग ट्रैवल करते थे, अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सप्लाई करते थे। धर्म का जो प्रचार एक देश से दूसरे देश तक होता था, विभिन्न धर्मों का, जैसे बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन है, इस्लामिक धर्म है, तो यह सिद्ध करता था कि एक देश का संबंध दूसरे देश के साथ पहले भी था। आज इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे फूड ट्रेवल्स न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड, कि जब एक देश से दूसरे देश के बीच में रिलेशनशिप बना, दोनों एक दूसरे से मिले, तो अनेक चीज आदान प्रदान हुआ, ज्ञान, नॉलेज, ये सब के अतिरिक्त फूड और डिजीज भी ट्रेवल किए एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। Traders and travelers introduced new crops to the land they visited. Food like potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chilies, sweet potatoes were introduced in Europe and Asia after America was discovered by Christopher Columbus. हम ये देखेंगे कि अनेक प्रकार के फूड जैसे पोटैटोज हैं, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली एंड स्वीट पोटैटोज, ये सारे जो हैं यूरोप और जो एशिया में इसका प्रचार हुआ, वह क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी उसके बाद। नूडल्स ट्रेवल, नूडल्स आप लोग जानते हैं चाइनीज फूड है, वेस्ट फ्रॉम चाइना एंड बिकेम spaghetti. Europe's poor began to eat better and live longer after the introduction of potatoes. Around 1 million people died during Great Irish Potato Famine. हम इसमें देखेंगे कि ये नूडल्स जो है ये चाइना से वेस्ट में पहुंचा, यूरोपियन कंट्री में पहुंचा और वहाँ का मुख्य भोजन बन गया। यूरोप के गरीब लोग का लाइफ पोटैटो के इंट्रोडक्शन के बाद बेटर हो गया और लंबे समय तक जीने लगे। लगभग 1 मिलियन पीपल ये ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन, जो पोटैटो में जो ये फेमाइन आए थे, उसके कारण 1845 से 1849 के बीच में लगभग 1 मिलियन पीपल यूरोप में मरे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक देश का भोजन, एक देश का जो क्रॉप्स है वह दूसरे देश में कैसे पहुंचा। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब जब इंटरलिंकिंग हुआ कंट्रीज के बीच में, तो सिर्फ गुड्स का ही सप्लाई नहीं हुआ, बल्कि ये जो डिजीज हैं ये सब भी फैले और साथ ही साथ एक दूसरे देश पर विजय हासिल करने लगे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका इन द 16th century. The Indian subcontinent was central to the trade, but the entry of European helped to expand this trade towards Europe. हम देखेंगे जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे सेलर्स ने न्यू सी रूट को ढूंढ निकाला और एशिया और अमेरिका तक पहुंचाने के लिए, और इसके फलस्वरूप जो विश्व है वह बहुत ही छोटा हो गया, क्योंकि इस सी रूट के द्वारा इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लोग अपने सामानों का जो है आदान प्रदान करने लगे थे। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू द ट्रेड। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स हैं
एशियाटिक कंट्रीज जो हैं, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ से यह जो है ट्रेड का सेंटर हो गया। यहाँ से बहुत सारे गुड्स यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज में भेजे जाने लगे। बट द एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प्ड टू एक्सपेंड दिस ट्रेड टुवर्ड्स यूरोप। लेकिन जब ये इस ट्रेड में यूरोपियन का प्रवेश हुआ, आप जानते हैं कि यूरोपियन 4 मेन कंट्रीज थे, स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटेन। ये चारों ही पूरे विश्व में अपने ट्रेड के द्वारा जो है फैला और धीरे धीरे वहाँ पर उस देश को ऑक्युपाइड कर लिया, उस देश पर जो है राज्य करना शुरू कर दिया। The Spanish and Portuguese were the first European to conquer America in mid 16th century। 16 यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्पेनिश और पोर्तुगीज जो है सबसे पहले ये अमेरिका पहुँचे थे और मिड 16th सेंचुरी में उस पर विजय हासिल कर लिया था अमेरिका पर। और यह किस प्रोसेस से किया था? डिजीज को फैलाकर। डिजीज जो स्मॉल पॉक्स है, चेचक जिसको कहते हैं, यह चेचक फैलाया और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वे उस बीमारी से लड़ने में ही इन्वॉल्व रहे और इसे बढ़िया मौका मिला और इन्होंने अमेरिका पर अधिकार कर लिया था। प्रीशियस मेटल सिल्वर फाउंड इन द माइंस ऑफ द पेरू एंड मैक्सिको। सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो प्रीशियस मेटल्स हैं ये यूरोप में मिलते थे। पेरू और मैक्सिको में ये सिल्वर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इन्हेंस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। लीजेंड्स स्प्रेड अबाउट इवन डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड इन द साउथ अमेरिका। अब जो यूरोप के धन हैं, जो आपने देखा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स थे, उस धन के द्वारा वे विश्व के विभिन्न देशों में ये ट्रेड करने लगे। और जो ये स्प्रेड है यहाँ पर, लीजेंड्स स्प्रेड अबाउट इवन डेराडो यह प्रॉपर नेम है। अच्छा, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड इन साउथ अमेरिका। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका वाज पॉसिबल एज द डेडली डिजीज स्मॉल पॉक्स decimated whole communities of America's original inhabitants who had no immunity against this disease। अब जो है वहाँ पर अधिकार कैसे प्राप्त किया अमेरिका पर? स्पेनिश और पोर्तुगीज ने जो अधिकार किया था, कैसे किया? मैंने आपको बताया कि वहाँ पर स्मॉल पॉक्स को फैलाया गया और अमेरिकन जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उसमें इस डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नहीं थी। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन मूव्ड टू अमेरिका एंड स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका worked in the plantation of cotton and sugar for European market. Europe emerged as the center of world trade। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? यूरोप अमेरिका में मूव किए और अफ्रीका के जो स्लेव्स थे उसको वहाँ ले जाकर कॉटन और शुगर कैन इसके प्लांटेशन काम में लगा दिया। इसके फलस्वरूप अब यूरोप जो है वह वर्ल्ड ट्रेड का मुख्य सेंटर बन गया। पहले कौन सा था? पहले आपने देखा कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें, यानी एशियाटिक कंट्री जो है वह वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर था, वह अब शिफ्ट हो गया कहाँ पर? वह यूरोप में हो गया। आपने पहले ही देखा कि बहुत पहले से ही चाइना से सिल्क रूट के द्वारा सिल्क का और जो चाइनीज फूड है इसका सप्लाई जो है यूरोपियन कंट्रीज में होता था। इंडिया से टेक्सटाइल था
और जो स्पाइसेस थे, गरम मसाले थे, इसका सप्लाई होता था। लेकिन अब ये सब गॉन हो गए, चूँकि जो यूरोपियन सेलर्स थे उसने न्यू सी रूट ढूंढा था, उनके पास अच्छे क्वालिटी के शिप्स थे, इस कारण से वे अधिक से अधिक अपने ट्रेड को फैलाया और अब यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। अब आगे है द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914। यह जो टाइम है 1815 टू 1914, लगभग 100 इयर्स का जो टाइम है, इसमें वर्ल्ड में देखेंगे काफ़ी ही फेरबदल हुआ है, संसार में काफ़ी उथल पुथल हुआ है, वैचारिक स्तर में काफ़ी बदलाव आए थे। In the 19th century, economic, political, social, cultural and technological factors interacted in complex way. 19th सेंचुरी में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कल्चरल जो है कल्चरल और टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जो है ये इंटरेक्ट हुआ कॉम्प्लेक्स वे में, सभी एक दूसरे से मिले, एक देश के जो ये सारे ज्ञान थे दूसरे देश से मिले। इट चेंज द सोसाइटी एंड रिशेप्ड इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस इमेंसली। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो वर्ल्ड के जो पीपल थे वे एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से जो है इमेंसली ये इंटरेक्ट हुए, उनके बीच में रिलेशंस बने। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेज। वे कौन कौन से 3 मीन्स थे? द फ्लो ऑफ ट्रेड इन गुड्स स्पेशली क्लोथ एंड व्हीट। फर्स्ट जो ट्रेड होता था वह वस्तुओं का और खास करके कपड़े और गेहूं का। सेकंड क्या था? द फ्लो ऑफ लेबर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यह लेबर का जो है एक्सचेंज हुआ, माइग्रेशन हुआ। क्यों? एक तो जो जॉब की सर्च के लिए स्वेच्छा से गए और दूसरे जो ये यूरोपियन जो कंट्रीज थे ये अफ्रीका से और एशिया से भी जो पुअर पीपल थे इसे स्लेव के रूप में एक देश से दूसरे देश तक भेजते थे और उनसे जो है जानवरों के समान व्यवहार करके उनसे मजदूरी करवाते थे। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब मूवमेंट ऑफ कैपिटल यह शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एक देश से दूसरे देश में जो है भेजे जाने लगे। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या आपका अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। ईस्ट से जितने भी आए थे, स्पेनिश आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे और ब्रिटेन आए थे, ये सारे ही जो इंडिया में अपने फैक्ट्रीज सेटअप किए ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पूंजी को यहाँ पर लगाए और यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेने का प्रयास किया। ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवुवन एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ सिग्निफिकेंटली। ये तीनों ही जो प्रोसेस थे जो ट्रेड के, ये तीनों ही या जो लोगों को वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको काफ़ी प्रभावित किया। ओके, नेक्स्ट डे हम देखेंगे अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अब इस सब के कारण जो है पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है यह किस प्रकार से एक नए स्वरूप को जन्म दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।